हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत स्वागत करती हूँ आप सभी का प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक परिवार पर। तो कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह के बज चुके हैं 10 और 10 बजे हम डेली आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट एंड हिंदी का पीवाईक्यू जो हमने घटना चक्र की सीरीज आप सभी के साथ चलाई हुई है। तो प्लीज़ एक बार से बच्चे आप सुबह के सेशन के साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप हमारे परिवार के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और बने रहना हमारे परिवार के साथ। स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ही हमारे ये जीके जीएस के और हिंदी के पीवाईक्यू सब कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जितने भी विगत वर्षों में रीजनिंग के सवाल आए हैं उसके लिए आपके लिए सीरीज चलाई जाएगी। तो पर डे आपको जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आप सभी के साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो पहले हम हिंदी और जीके जैसे कंप्लीट करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद हम अपने रीजनिंग का भी टेस्ट पेपर आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज जो हमारा जीके जीएस का टेस्ट पेपर है ये हमारा क्या है, 17वें नंबर का टेस्ट पेपर है, जैसा कि आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। और जो आप ये देख रहे हो ना, आज का जो हमारा जीके जीएस का टेस्ट पेपर है ये 19 तारीख जून के महीने में 2018 को प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था वही टेस्ट पेपर हम जीके जीएस का आप सभी के लिए लेकर आए हैं। और ये टेस्ट पेपर जो हम सीरीज चलाएं घटना चक्र की सीरीज है। तो चलिए, सुबह के 10 बजे डेली आपके साथ सेशन होता है। तो चलिए जुड़ेंगे अपने सेशन के साथ, देखते हैं आज से के लिए हम क्या लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो परीक्षा हुई थी आपकी, ये जून 2018 को प्रथम पाली में हुई थी। तो ये आपको पता होगा तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वही आपके सामने है। तो आपको यहाँ पर 38 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे कि आप सभी को मैं बताती हूँ कि 1 से लेकर 38 तक आपको नंबरिंग करने लिए है। उस नंबरिंग में आपको A, B, C, D करके ऑप्शन लिख लेने हैं। जिस भी सवाल का जो सा भी ऑप्शन हो वो आपको टिक करना है, बाद में आपके सामने फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, फटाफट से पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप सभी को अपने क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? यानी कि उत्तर प्रदेश में जब बारिश का मौसम होता है तो कौन से गीत गाए जाते हैं? बिरहा गाया जाता है, रसिया, चैती या कजरी? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सभी करेंगे सही जवाब कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश में जो बारिश के मौसम में गीत गाया जाता है उसको हम कजरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और अगर आपसे पूछेगा कि कजरी जो ये बारिश के समय गाया जाने वाला लोक गीत है ये कौन से क्षेत्र में होता है, तो आप इसको याद रखेंगे मिर्जापुर, भी ये भी आप याद रखेंगे। कभी कभी से आपसे जिले का नाम भी पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मिर्जापुर से संबंधित है। तो ये हमारे क्वेश्चन का नाम हो जाएगा। रसिया आपको पता है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और आपको अगर उसका क्षेत्र पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, इसका क्षेत्र जो हो जाएगा वो मथुरा हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब पता चल जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि बिरहा जो दे रखा है ये बिरहा पूर्वांचल में होता है, ये भी आप इसको याद रखेंगे स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि कुछ भी आपसे इससे पूछ सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश ये यूपी स्पेशल सवाल था। जितने भी यूपी स्पेशल से जितने भी क्षेत्रों में जो भी लोक नृत्य लोक गीत होते हैं वो सभी आपको याद करने होंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रसिद्ध सूफी जो भी संत थे के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा देव मेला देवा मेला का आयोजित किया जाता है। यानी कि ऐसे कौन से संत थे जिसको उर्स के अवसर पर, अगर हिंदू कैलेंडर के नज़र से देखें तो कार्तिक के प्रत्येक माह में जो बाराबंकी में देवा मेला का आयोजित किया जाता है, तो कौन से संत थे आप बताएंगे? निजामुद्दीन औलिया, बारिश अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती या सलीम चिश्ती? तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 का सटीक उत्तर कर बताएंगे कि हमारे क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप इतना भी पढ़ पा रहे होंगे ना कि देवा मेला का आयोजन कहाँ पे किया जाता है, बाराबंकी में, तभी भी आप अपने क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी क्या होगा, बारिश अली शाह की क्या है, देवा शरीफ में बाराबंकी में प्रतिवर्ष कार्तिक माह के मेले में यह मेला आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर के बी ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के किस राज्य के राज्य भर में सभी घरों की छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य था जिसकी राज्य की छतों पर क्या है, पानी के संग्रहण को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया था? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जल्दी से आप अपनी नोटबुक में इसका आंसर टिक कीजिएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि तमिलनाडु में क्या है, उनकी छतों पर पानी जब जो बारिश का जल होगा उसको अनिवार्य रूप से संग्रहित करना लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सटीक उत्तर
बन जाएगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मध्य प्रदेश में जो खेती की कृषि विधि जिसको झूमिंग कहते हैं उसको क्या बोला जाएगा? जो मध्य प्रदेश में जो झूमिंग कृषि होती है उसको एक नाम है उसका, उसको नाम को क्या बोलेंगे? रोका बोलेंगे, कोंडा बोलेंगे। चलिए आगे इसका ऑप्शन दिया है, या आप उसको धैया बोलेंगे या कुरवा बोलेंगे। तो इसकी जो डिटेल थी वो मैंने आप सभी के साथ रख दी है। तो स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। मध्य प्रदेश में जो झूमिंग कृषि को आप नाम से पुकारेंगे उसको आप क्या बोलेंगे? धैया बोलेंगे। ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में झूमिंग कृषि को धैया या बेवार के नाम से भी जाना जाता है। अगर धैया नहीं देगा तो आपको बेवार भी दे देगा। झूमिंग कृषि स्थानांतरित शील कृषि भी कहते हैं। इस पद्धति से पहले भूमि पर वनों को जलाकर साफ कर दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी। तो आप ये करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। आप सभी का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि 17वीं सदी के दौरान अब्राहिम आदिल शाह सेकिन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हिंदू देवी देवताओं और मुसलमान सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है? तो गीत गोविंद होगी, किताब ए नरवस होगी, पातशाहनामा होगी या मुथ खाब उल तकारिब होगी? तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऐसी पुस्तक कौन सी जिसमें हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम सूफियों के जो गुणगान थे संबंधित गानों का संग्रहण किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टूडेंट जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, किताब ए नवरस। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप सभी को इन सभी क्वेश्चन को पढ़ते हुए और ध्यान में रखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कर्नाटक संगीत में अलापन हिंदू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान क्या है? यानी कि जो आपके जो कर्नाटक संगीत में एक अलापन पद्धति होती है अलापन, इसमें हिंदू शास्त्रीय संगीत के समान होता है क्या? तराना, ताल, अलाप या तिल्लाना? तो जल्दी से बताइएगा कि जो कर्नाटक संगीत में आपने एक वो देखी होगी, इसमें एक पद्धति होती है अलापना, अलापना। तो उसी का बताना है कि हिंदू शास्त्र संगीत में उसके समान क्या होता है? तराना होता है, ताल होता है, आलाप होता है, तिल्लाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बनेगा आलाप। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, होमी जहांगीर भाभा या सीवी रमन या विक्रम साराभाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे सही जवाब। तो काफी अच्छा और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी के क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, सीवी रमन के द्वारा यह किया गया था। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो आप देख सकते हैं किसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड कीजिएगा और फटाफट से इसके पढ़ने के बाद आंसर भी कीजिएगा कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? फावड़ा होगा, रहट होगा, ढेकली होगा या आपका मोट होगा? तो यानी कि कृषि का ऐसा कौन सा यंत्र है जो जंगली घासों को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में आता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 का सभी सही आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन का जो जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के फावड़ा आपके क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? यानी कि आपको बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है वो आपको बताना है। खसरा होगा, पोलियो होगा, हेपेटाइटिस बी होगा कि आंत्र ज्वर होगा? तो जल्दी से बताइएगा कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला कौन सा रोग उत्पन्न हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है। तो आप बताएंगे खसरा, पोलियो और हेपेटाइटिस बी, ये सभी आपको वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी जो हो जाएगा। आंत्र ज्वर जो होता है ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो ये भी आपको स्टूडेंट पता होगा। तो वेरी गुड, आप सभी का बहुत अच्छे से जवाब भी आ रहा है और मुझे खुशी है कि आप सभी काफी अच्छे से अपने सवाल को करते हुए लेकर भी जा रहे हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब है। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन
किसमें? दक्षिण अमेरिका वर्ष देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। यानी कि दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश था जहां पर 2000 में पानी की आपूर्ति के लिए निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? अर्जेंटीना है, ब्राजील है, बोलीविया है या पेरू है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो बन जाएगा क्या? बोलीविया। और बोलीविया की अगर आपसे राजधानी पूछेगा तो आप बताएंगे लापाज, ये भी आपको पता होगा। और बोलीविया की जो राजधानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी, ये भी आप याद रखेंगे। हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब स्टूडेंट हो जाएगा। इसको पता है बोलीविया के जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये भी आए तब भी आप इसको लगा दीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसकी पहल CHRI का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, अकरा में है, नई दिल्ली में है कि सिडनी में है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का स्टूडेंट बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो पहल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब बनेगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर के सी आपका क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश आपकी चल रही है, इसी प्रकार से कोशिश करते रहिएगा, एक दिन आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम किस देश का दौरा किया था? यानी कि जब 2018 में प्रधानमंत्री बने थे, शपथ ग्रहण के बाद किस देश की वो यात्रा करने के लिए गए थे? बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है या आप बताएंगे श्रीलंका है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बनेगा उस टाइम ये भूटान की यात्रा पर निकले थे शपथ ग्रहण के बाद। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताऊं जो करंट अफेयर के उससे, तो आपको पता होगा जब 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसकी शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी किस देश की यात्रा पर गए थे? तो आप बताएंगे इटली देश की यात्रा पर गए थे। ये भी क्वेश्चन जिस प्रकार 2018 में पूछा गया है इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो आपसे क्वेश्चन यही वाला बनेगा कि लोकसभा 18वीं लोकसभा की शपथ ग्रहण के बाद मोदी जी ने सर्वप्रथम किस विदेशी राष्ट्र की यात्रा की थी? तो आप बताएंगे इटली की थी जहां पर G7 सम्मेलन भी हो रहा था। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? यानी कि उत्तर प्रदेश से लगने वाली इंटरनेशनल बाउंड्री किस देश की है? चीन की है, भूटान की है, नेपाल की है कि बांग्लादेश की है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा नेपाल। नेपाल क्या करता है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेपाल आपको पता होगा उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, साथ में यूपी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, साथ में बिहार के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है और साथ में ये सिक्किम के भी साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ साथ में ये वेस्ट बंगाल के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो भारत के 5 राज्यों के साथ यह नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्र समूह है जिसमें दक्षिणी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल है, का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर है, वही आपसे पूछ रहा है। तो आप बताएंगे काठमांडू में है, नई दिल्ली में है, कोलंबो में है या ढाका में है? तो बिम्स्टेक का जो मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलने वाला है? तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय मिलेगा आपको ढाका बांग्लादेश में। इसका बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर के डी। और आपको पूछेगा किसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप 1997 में याद रखिएगा कि बिम्स्टेक की स्थापना की गई थी। ये भी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? शामली है, अलीगढ़ है, मथुरा है या आगरा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपसे पूछ रहा है कि 23वां जिला जो उत्तर प्रदेश का था जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया था वो कौन से हो जाएगा? तो आप बताएंगे शामली हो जाएगा ऑप्शन नंबर के। ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो NCR क्षेत्र इसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो आप बताएंगे कुल इसमें 24 जिले आते हैं, जिसमें 8 जिले यूपी के हैं, 2 जिले राजस्थान के हैं और 14 जिले इसमें किसके शामिल है? तो आप बताएंगे इसमें 14 जिले जो हैं आपके इसमें हरियाणा के शामिल है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि माल और सेवा कर जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? यानी कि जो जीएसटी था, जब जीएसटी को पास कर दिया गया था, तो कौन सा राज्य सबसे पहले इसको अपने राज्य में लागू किया था? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, असम में कि बिहार में। तो जीएसटी को सबसे पहले अपने राज्य में लागू करने वाला राज्य कौन था? आप बताएंगे असम। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा का नाम बताइए। यानी कि पाल वंश का सबसे पहला राजा कौन था? गोपाल था, नंदलाल था, धर्मपाल था, क्या देवपाल था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब बनेगा कि जो पाल वंश का शासक था सबसे पहला वो था गोपाल, और गोपाल ने क्या है पाल वंश की स्थापना भी की थी, और धर्मपाल के द्वारा क्या है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। तो उस नंबर के क्वेश्चन नंबर 17 का बनेगा सही जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है के उसे के रूप में जाना जाता है। यानी कि ऐसी कौन सी बागवानी फसल होती है जिनको आप नगद के लिए, यानी कि उसको आप वाणिज्य फसल भी कह सकते हैं, जिनसे आपको मतलब कि आय प्राप्त हो, उस वे फसल उगाई जाती है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? निर्वाह कृषि बोलेंगे, किचन गार्डन बोलेंगे, झूमिंग खेती बोलेंगे कि रोपड़ खेती बोलेंगे? तो ऐसी फसलें जिनको आप नगद फसल के रूप में उगाते हैं, जिनसे आपको उसकी आय प्राप्त होती है, पैसा प्राप्त होता है, उसको आप क्या बोलेंगे? तो आप बताओ उसको क्या बोलेंगे? रोपण कृषि उसको बोल देंगे। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रोपण खेती को ही वाणिज्य खेती भी कहा जाता है, वाणिज्य का मतलब होता है धन, जिससे हमको धन की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी है, मंगल है, प्लेटो है, जुपिटर है। तो आप बताएंगे जो नेपच्यून होता है उसके अलावा किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो ये तो सबको पता होगा। तो आप बताएंगे पृथ्वी को क्या है नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस का नहीं है? यानी कि आपको जो आपकी निष्क्रिय गैस नहीं है वो आपको बताना है। क्रिप्टोन है, आर्गन है, जिनोन है, या क्लोरीन है? तो आपको पता होगा जो आवर्त सारणी का ग्रुप नंबर 18 होता है, जिसको शून्य ग्रुप या अक्रिय गैसों का समूह भी बोल देते हैं। तो इसमें आपको पता होगा जो गैसें होती हैं वो निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आती हैं। तो क्लोरीन जो गैस है वो निष्क्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन सही जवाब बन जाएगा। क्रिप्टोन, जिनोन, आर्गन ये जो होती हैं निष्क्रिय गैस होती हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारा सही जवाब बनेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन थे? महाश्वेता देवी थी, रस्किन बॉन्ड थे, एडिन ब्लाई टन थे, क्या ओली बी या फ्रेशर थे? तो क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर आपके हो जाएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप बताएंगे जो क्यों क्यों लड़की थी इसके जो आपके लेखक थे वो थी महाश्वेता देवी। ऑप्शन नंबर के सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्यों क्यों लड़की के लेखक महाश्वेता देवी थी, आपको पता होगा इन्होंने क्या कहता इसमें लेखिका ने एक आदिवासी लड़की थी जिसका नाम था मोइना को एक अच्छी परंतु जिद्दी लड़की लड़की थी के विषय में लिखा था। जो ये आदिवासी लड़की थी मोहिना, जो अच्छी भी थी और जिद्दी भी थी, तो उसके वो करेक्टर के रूप में इन्होंने लिखा था महादेवी श्वेता ने। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है। एक आपको ब्लैंक दिया है। गुलाबी गैंग के संस्थापक थे। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन था जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता था। तो कौन थे जिसने गुलाबी गैंग की स्थापना की थी जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के हेतु काम करता था? ऑप्शन है संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी, क्या मिसी चौधरी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे संपत पाल देवी थी, जो यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो महिलाएं होती थी उनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर के भी ही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुलाबी गैंग की स्थापना कब हुई थी, तो 2006 में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा, और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के लिए था। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मुरादाबाद किस के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है? तो मुरादाबाद किस हस्तकला के लिए फेमस है? तांबा के लिए है, पीतल के लिए है, हीरा के लिए, कि स्टील के लिए है?
तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। जो पीतल है, पीतल क्या है, मुरादाबाद के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आती है, इसलिए क्या है, मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और हीरा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर निकलता है, तो आप याद रखेंगे बांदा में, और ललितपुर में निकलता है तांबा, ये भी है स्टूडेंट आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की गई थी। सऊदी अरब है, भारत है, न्यूजीलैंड है या रूस है। तो सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान देने की अनुमति प्रदान की थी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब बनेगा, वो बन जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा क्या है, सर्वप्रथम देश बना था जिसने महिलाओं को मतदान देने की अनुमति प्रदान की थी। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। अगर आपसे सन भी पूछेगा तो आप याद रखेंगे 1893, ये भी आपको याद रखना है। स्टूडेंट न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड के आपको दो द्वीप मिलेगा, एक तो आपको उत्तरी द्वीप बोल देंगे, एक आपको दक्षिणी द्वीप बोल देंगे। उसके उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच आपको एक संधि मिलेगी, इस संधि को आप क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइएगा। इस संधि को आप कुक जल संधि भी बोलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेगा कि न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी जो इसके द्वीप हैं उन दोनों को मध्य कौन सी जल संधि है, तो आप याद रखेंगे कुक जल संधि है। और जो इसकी वेलिंगटन राजधानी है वो आपको उत्तरी द्वीप पर मिलेगी, कि ये भी आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि भारत में अली बंधुओं शौकत और मोहम्मद अली किस आंदोलन के नेतृत्व में थे। यानी कि जिसको अली बंधु कहते थे, शौकत अली और मोहम्मद अली उनका नाम था, इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन या खिलाफत आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेंगे सही जवाब। तो स्टूडेंट आपका क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा खिलाफत आंदोलन क्या है, जो अली बंधु थे जिनका नाम शौकत अली और मोहम्मद अली था, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर खिलाफत आंदोलन का आपसे वर्ष पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1919 से 1922 के मध्य यह आंदोलन चलाया गया था। और महात्मा गांधी जी ने भी खिलाफत आंदोलन का भरपूर क्या है सहयोग भी किया था। तो ये भी आप सभी को याद रखना है। और आपको पता होगा जब ये आंदोलन समाप्त हो गया था, तो आपको पता होगा 1924 में यह आंदोलन भी समाप्त कर दिया गया था, जो खलीफा के पद के लिए यह आंदोलन किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण किया गया है, मूलभूत अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का, संघ की न्यायपालिका का, या संसद का। तो जो हमारा भाग 4 होता है संविधान का, उसमें किस विषय का उल्लेख है, तो आप बताएंगे राज्य के नीति निर्देशक, जिसको आप DPSP बोल देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसको आप इंग्लिश में नाम भी याद रखेंगे। और ये 36 से 51 तक हमारे भारत संविधान के आर्टिकल में भी आते हैं और भाग 4 में इनका जिक्र है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है 27 है कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुर बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, बांगर बोलते हैं, क्रिस्टलीय बोलते हैं। तो आपको पता होगा काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, क्या उसको काली कपासी मिट्टी बोल देते हैं, क्योंकि काली जो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और ये दक्कन के पठार में बहुत आयत मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और जो क्या है, ये कृषि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, पंतनगर में है, मेरठ में है कि सहारनपुर में है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा स्टूडेंट। तो हमारे क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है, गुलामी से स्वतंत्रता, अधिकारों से स्वतंत्रता, निजी संपत्ति से स्वतंत्रता, या विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो जो हमारे मानव अधिकार हैं जिसकी सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, उसके आर्टिकल 4 में आपको क्या मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 29 का मिलेगा गुलामी से स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर कि किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को पारिस्थितिकीय स्थायी कृषि आदर्श नमूने के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP 2017 का इन्वेक्टर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, इस्माइल फाउंडेशन को, प्रथमा फाउंडेशन को, स्वयं शिक्षण अनुपयोग को, या सम्मान फाउंडेशन को। तो स्टूडेंट इस टाइम पे
चाहे तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना करंट अफेयर हो जाएगा। आपको इस करंट अफेयर से ये इतना सीखना है कि वर्तमान में जो कोई है किसको प्राप्त किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा, इसका अगर मैं आपको आंसर बताऊं, तो स्वयं शिक्षण फाउंडेशन जो प्रयोग था, इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? दूरी का करता है, गति का करता है, ऊर्जा करता है कि भार का करता है? दूरी यानी डिस्टेंस, गति यानी कि स्पीड, ऊर्जा यानी कि एनर्जी और भार यानी कि वेट। तो प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है वो आपको बताना है, तो आपका सही जवाब बनेगा, आपको पता होगा प्रकाश वर्ष क्या होता है, खगोलीय दूरी को मापने के लिए किया जाता है। और ये खगोलीय दूरी किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि यह क्या है, डिस्टेंस को मापने में काम आता है। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। यानी कि आपको पता होगा कि मनुष्य की जो आंख का रंग होता है, जैसे किसी की आंख लोहड़ी होती है, किसी की आंख ब्लैक होती है, किसी की आंख ब्लू होती है, तो जो वो कलर आता है वो किसके द्रव्य पर निर्भर करता है? आइरिस पर करता है, कोर्निया पर करता है, फेस पर या लेंस पर? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब बनेगा, आंख का कलर आपको आइरिस में स्थित रंग द्रव्य पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर की हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? मोहम्मद दास करमचंद गांधी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बाल गंगाधर तिलक थे या मौलाना आजाद थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर के मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए बढ़ेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 है कि छठवीं सदी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों को में छेदी कहा जाता था? यानी कि छेदी किसको कहा जाता था जो छठवीं सदी शताब्दी के दौरान था? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को बोलते थे, अवध को बोलते थे, अंग को बोलते थे, अवंती को बोलते थे? जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34 का तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो आपको पता होगा, देखिए अवंती तो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश उज्जैन में, अंग मिलेगा बिहार में, और आपको दो क्वेश्चन ऑप्शन में डाउट होगा, बुंदेलखंड के अवध। तो देखिए छेदी किसको बोलते थे? बुंदेलखंड को बोलते थे। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 35 आप सबके सामने है कि मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? अशोक थे, बिंदुसार थे, बृहदत्त थे, क्या आप बताएंगे? पुष्यमित्र, शुंग थे? तो मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आपको पता होगा बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या करके ही शिशुनाग ने क्या है, नंद वंश की स्थापना भी की थी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। शिशुनाग ने इसकी हत्या करके क्या है, नाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको पता होगा। शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी, ये तो आपको पता ही होगा। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके क्या है, शुंग वंश की स्थापना, सॉरी क्या होता, जो बृहदत्त था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी, ये भी आपको पता होगा। और विदिशा को क्या है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी भी बनाया था। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल आप सभी के सामने है, तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था, वो मैंने दूर कर दिया है। तो आपको याद रखना है कि बृहदत्त की हत्या जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और शुंग वंश की नींव भी उसके द्वारा डाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलेंगे कि प्राचीन भारत में जो जम जमकदीन अग्नि जमकदीन जमकदीन अग्नि सॉरी ये क्या है, मतलब जमकदीन अग्नि नाम है, इनका मतलब ये हो जाएगा जमद प्लस अग्नि। जमद प्लस अग्नि से ये मतलब बना है नाम। ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो उत्तर प्रदेश में वर्तमान किस जिले में आता है? जल्दी से जाएंगे, लखनऊ में आता है, गाजीपुर में है, वाराणसी में है, सीतापुर में है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब बनेगा, जो प्राचीन भारत के जमदग्नि ऋषि का जो आश्रम था जिसको जमानिया में था, वह वर्तमान गाजीपुर जिले में आता है। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आपको पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो भी आपको गाजीपुर में ही मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 37 है कि राजा हर्षवर्धन ने किसके भद्र विहार नामक ज्ञान के लिए वृत्त केंद्र की स्थापना की थी? मथुरा में की थी, काशी में, कन्नौज में, क्या हरिद्वार में? तो राजा हर्षवर्धन के द्वारा भद्र विहार नामक ज्ञान के वृत्त केंद्र का स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा सही जवाब बनेगा वो कहाँ पर बनते हैं? आप देख सकते हैं कि यूपी स्पेशल से कितने सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो यूपी स्पेशल भी आपके एग्जाम में काफ़ी इंपोर्टेंस रखता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कन्नौज में हर्षवर्धन के द्वारा क्या है, भद्र विहार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आप इनके सामने, क्वेश्चन नंबर 38 है कि उर्दू शायरी जो बोलते थे फ्राक गोरखपुरी का प्रसिद्ध नाम क्या था? द्वारिका प्रसाद, विशन नारायण, रघुपति सहाय या नवल किशोर? तो आपको पता होगा जो उर्दू शायर थे इनको आप फ्राक गोरखपुरी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो नाम था वो था रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। और आपको पता होगा इनका जन्म क्या है, गोरखपुर में, तो फ्राक गोरखपुरी भी बोल देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन का जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का हमारा पी का प्रैक्टिस सेट। आपने स्टूडेंट कितना सीखा, 38 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपको हमारे साथ जुड़कर अच्छा लगा, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, बने रहना हमारे परिवार के साथ। वैसे तो आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता है, लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी है कि आप सभी के लिए क्लास कराई जाए। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक तो आपकी क्लास चलाई जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और ये जो पेपर आप देखे हैं 19/3/2018 की प्रथम पाली में पेपर आया था, तो सेट नंबर हमारा सबसे बड़ा कंप्लीट हुआ। कितना आपने सीखा बताइएगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बने रहना हमारे परिवार के साथ। मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में सीजो से जुड़ने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।